हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग प्रेपोजिशंस की बात कर रहे हैं और प्रेपोजिशंस के अंतर्गत हमने बात की है कि हमारे पास काफी प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करती। वो फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऐसी प्रेपोजिशंस की जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलती हैं, कुछ लॉजिक जिनके साथ चलता है, और उन्हीं में से है एट, इन और ऑन। हम इन तीनों की बात करते हैं और ये तीनों जो हैं, देखिए ये प्लेस को भी दर्शाती हैं, टाइम को भी दर्शाती हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेस के अंतर्गत इनकी बात करते हैं। इन तीनों में क्या अंतर है जब ये प्लेस की बात करेंगी, यानी कि स्थान को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होंगे। देखिए एट, इन और ऑन तीनों ही प्रेपोजिशन जो है स्थान को दर्शा सकती हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा अंतर है। देखिए ऑन जो है, ऑन किसी भी स्थान पर छूती हुई स्थिति को दर्शाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कोई भी सतह है, उस सतह के ऊपर छूती हुई अवस्था अगर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑन कहलाएगा। और वो सतह हमारी कैसी भी हो सकती है, वो एकदम सपाट सतह भी हो सकती है, उसके ऊपर छूती अवस्था वो भी हमारा क्या है, ऑन ही है। वो आपकी वर्टिकल भी हो सकती है, एकदम खड़ी भी हो सकती है सतह, उसके ऊपर भी अगर छूती हुई अवस्था है तो वो भी हमारा क्या है, जी हाँ, ऑन ही कहलाएगा। यानी किसी भी प्रकार की सतह हो, हर प्रकार की सतह हो, चाहे वो एकदम सपाट हो, चाहे तिरछी हो या एकदम खड़ी हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उस सतह के ऊपर अगर कोई छूती हुई स्थिति है तो हमारा ऑन का ही यूज होता है। इन जो है ये भी स्थान को शो कर सकता है, और ये किस प्रकार के स्थान को शो करेगा। देखिए कोई भी सतह जो है जो तीन साइड से घिरी हुई हो, कोई भी सतह जो तीन साइड से घिरी हुई हो, हम लोग कह सकते हैं ऐसी बाउंड्री जो कम से कम तीन साइड से घिरी हुई हो, चार साइड से भी हो सकती है, फोर साइडेड भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम क्या होनी चाहिए वो, जी हाँ, थ्री साइडेड होनी चाहिए। एटलीस्ट थ्री साइडेड, कम से कम तीन साइड से घिरी हुई बाउंड्री जो है उसके अंदर की अगर हमें बात करनी है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ये एक बाउंड्री है, ठीक, अब यहां भी अगर है तो भी हम लोग इन्हीं कहेंगे, बीच में अगर है तो भी हम लोग इन्हीं कहेंगे, यहां भी है तो भी हम लोग इनका यूज करेंगे। यानी इस बाउंड्री के अंदर अंदर कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान कहीं भी होगा वो इनका ही प्रयोग दर्शाया जाएगा। कहीं भी आप इस बाउंड्री के अंदर हो आप इनका ही यूज करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी ऐसी बाउंड्री जो कम से कम तीन साइड से घिरी हुई हो, तीन साइड से घिरी हुई सीमा हो, फोर साइडेड भी हो सकती है, एटलीस्ट कम से कम थ्री साइडेड हो, उसके अंदर की अगर हमें बात करनी है तो हम लोग इनका यूज करते हैं। और किसी भी सतह के ऊपर की अगर हमें बात करनी है तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। एट का यूज कहां करते हैं। देखिए एट का यूज जो है वो नियर के सेंस में होता है, आसपास का अर्थ देने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। ये कोई फिक्स आपका स्थान या पोजीशन क्लियर नहीं करता, ये आसपास के अर्थ में इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिएगा कि ये बस स्टैंड है, ये रोड है, ठीक, यहां बस स्टैंड है, तो देखिए ये जो बस स्टैंड है इसके आसपास का इलाका जो है, आसपास का क्षेत्र जो है बस स्टैंड के नाम से ही जाना जाएगा या बस स्टॉप के नाम से ही जाना जाएगा। उस आसपास के क्षेत्र को हम लोग एट से शो करेंगे। अगर आप ये कहते हो कि मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूं, इस बस स्टॉप के आप नजदीक हो, पास में हो, तो भी आप एट द बस स्टॉप ही कहोगे। उसके यहां खड़े हो बीच में तो भी एट द बस स्टॉप कहोगे, थोड़ा सा आगे हो तो भी एट द बस स्टॉप ही कहोगे। अब जो बस या टैक्सी आके रुकेगी, देखिए वो भी एट द बस स्टॉप ही रुकेगी। अब वो थोड़ा सा आगे यहां रुकती है तो भी एट द बस स्टॉप ही है, थोड़ा सा यहां रुकती है तो भी एट द बस स्टॉप है, यहां रुकती है तो भी एट द बस स्टॉप है। तो ये आसपास का क्षेत्र जो है, आसपास का इलाका जो है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, ठीक। जैसे अगर मैं कहूं कि स्टेशन, कि मैं तुम्हें स्टेशन पे मिलूंगा, देखिए स्टेशन का क्षेत्र जो है, स्टेशन का इलाका जो है, मान लीजिए ये स्टेशन का इलाका है, तो आप कहीं भी यहां हो, कहीं भी हो, आप यहां भी एट द स्टेशन हो गए, यहां भी एट द स्टेशन हो गए, यहां भी एट द स्टेशन हो गए, तो वो हमेशा एट द स्टेशन ही होता है। लेकिन अगर स्टेशन की बात ना करके आप प्लेटफॉर्म की बात करो कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हूं, तो देखिए प्लेटफॉर्म तो एक सतह है, उस सतह के ऊपर आप छूती हुई स्थिति में हो तो वो ऑन द प्लेटफॉर्म होता है। मान लीजिए ट्रेन की पटरी यहां है और कई बार अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी, तो एट द प्लेटफॉर्म आएगी या ऑन द प्लेटफॉर्म आएगी। देखिए ऑन द प्लेटफॉर्म अगर करते हैं तो ऑन द प्लेटफॉर्म का मतलब होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर छूती हुई स्थिति। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चढ़ जाएगी,
इसलिए हम ऑन द प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे ट्रेन के लिए। ऑन द प्लेटफॉर्म तो आपके पैसेंजर्स होते हैं, सवारियां जो हैं, इंसान जो है वो ऑन द प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो छूती हुई अवस्था में उसके ऊपर घूम रहे हैं। लेकिन ट्रेन जो है उस प्लेटफॉर्म के पास वाली पटरी पर आएगी, उसके पास है, आसपास जो पटरी है उस पर ट्रेन आएगी, तो उसके लिए हम लोग एट द प्लेटफॉर्म करेंगे। ट्रेन के लिए एट द प्लेटफॉर्म होगा और इंसानों के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म होगा। तो इस तरीके से आसपास का क्षेत्र अगर दर्शाना है, उसे दर्शाने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। एट, इन और ऑन, प्लेस की हम बात कर रहे हैं। ऑन जो है छूती हुई अवस्था को दर्शाता है, इन जो है कम से कम 3 साइड से घिरी हुई जो बाउंड्री है उसको दर्शाएगा, एट जो है वो आसपास की बात करेगा। सेंटेंस आपके सामने है, द नोटिस इज द डोर। देखिए नोटिस जो है वो दरवाजे पर लगा हुआ है। देखिए नोटिस दरवाजे पर लगा हुआ है, इट मींस दरवाजे की जो सतह है उसके ऊपर छूती हुई अवस्था में ही नोटिस है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ऑन का ही यूज होगा। द नोटिस इज ऑन द डोर। नोटिस जो है वो दरवाजे पर है। देखिए दीवार पर पोस्टर है, तो पोस्टर हो वो भी दीवार के ऊपर छूती अवस्था में ही होगा, तो वहां भी ऑन द वॉल ही होगा। घड़ी जो है वो दीवार पे लगी हुई है, तो घड़ी जो है उस दीवार के ऊपर छूती हुई स्थिति में है, छूती हुई अवस्था में है, तो वो भी हमारा ऑन द वॉल ही होगा। तो यहाँ पर नोटिस भी जो है वो क्या है? जी हाँ, दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, तो छूती हुई स्थिति के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन का ही यूज करेंगे। सेकेंड है, द नेल इज द डोर। कील जो है वो दरवाजे में है। देखिए नेल नाखून भी होता है और कील भी होता है, यह मीनिंग कील से है। कील जो है वो दरवाजे में लगी हुई है। देखिए मान लीजिए ये दरवाजा है, ठीक, ये दरवाजे की सतह है। अब कील जो है वो दरवाजे के ऊपर इस तरह से छूती हुई अवस्था में रहेगी क्या, या इसके अंदर आर पार जाएगी? जी हाँ, इस दरवाजे की सतह को चीर करके अंदर तक जाएगी। देखिए कील जब दरवाजे में जाएगी तो दरवाजे के अंदर जाएगी, इस सतह के अंदर जाएगी, तो इट मीन से अंदर जाके पैक हो गई, चारों तरफ से घिरी हुई अवस्था में आ गई, तो क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर? जी हाँ, इन द डोर। द नेल इज इन द डोर। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है, somebody इज द डोर। कोई जो है वो दरवाजे पर है। कोई दरवाजे पर है, इट मीन्स वो दरवाजे के पास में खड़ा हुआ है। दरवाजे से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आसपास का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? एट ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? एट का यूज ही करेंगे। somebody इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है। नेक्स्ट है, द नंबर इज शोन द फ्रंट ऑफ द बस। देखिए नंबर जो है वो बस के फ्रंट पे दर्शाए जाते हैं। फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा फ्रंट कहलाता है। नंबर जो है वो बस के आगे वाले हिस्से पे दर्शाए जाते हैं। देखिए बस के आगे जो नंबर प्लेट होती है वो बस के आगे वाली सतह के ऊपर छूती हुई अवस्था में होती है, और उस छूती अवस्था के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ऑन का यूज करेंगे। द नंबर इज शोन ऑन द फ्रंट ऑफ द बस। सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट है, ए कार स्टॉप्ड। एक कार रुकी फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने आके रुकी। क्या इस्तेमाल करें? ए कार स्टॉप्ड, एक कार रुकी है, बस के सामने आके रुकी है। मान लीजिएगा ये बस है, एक कार इसके सामने आके रुकी है। देखिए इसके सामने आके कार रुकी है, इट मींस क्या कह सकते हो आप लोग? कार इसके टच हो गई क्या? इसकी छूती हुई अवस्था में है क्या? जी नहीं, इसलिए हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए इन का प्रयोग कर सकते हो क्या? इन तो बाउंड्री के अंदर की बात करता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो हम लोग इनका प्रयोग भी नहीं कर सकते। देखिए एट जो है वो आसपास के इलाके को बताता है। बस के चारों तरफ आसपास का क्षेत्र अगर बताना है तो हम लोग एट का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? जी हाँ, कार जो है वो बस के बिल्कुल सामने आके रुकी। देखिए सामने के लिए अलग फ्रेज बनता है, वो इन फ्रंट ऑफ कहलाता है। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है बिल्कुल आपके सामने मौजूद होना। ये फिक्स फ्रेज बनता है इन फ्रंट ऑफ के नाम से। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा? ए कार स्टॉप्ड, फ्रंट ऑफ आपके सामने लगा रखा है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? जी हाँ, इन का यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने आके रुकी। किसी के बिल्कुल सामने होना, उसके लिए फिर हम लोग इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से एट, इन और ऑन जो है प्लेस को दर्शाने के लिए, ऑन हमारा जो है छूती हुई अवस्था की बात करेगा, इन जो है कम से कम 3 साइड से घिरी हुई बाउंड्री के अंदर की बात करेगा, एट जो है वो आसपास की बात करेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कुछ और सेंटेंस है आपके सामने। माई फ्रेंड इज वर्किंग द फार्म। मेरा फ्रेंड जो है वो फार्म पे काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है। देखिए खेत में काम करना, आपको लगता है कि खेत की जो बाउंड्री है, फार्म की जो बाउंड्री है, उसके अंदर अंदर हम लोग इनका प्रयोग करेंगे? देखिए रूल्स तो हमारा सही है कि बाउंड्री के अंदर की अगर बात करनी है तो इनका यूज होगा, लेकिन फार्म के साथ हम इनका यूज नहीं करते। फार्म के साथ हमेशा ऑन का ही यूज होता है, ये फिक्स्ड है। फॉर्म के साथ हमेशा ऑन का यूज होता है, इनका यूज नहीं होता। आप फील्ड के साथ इन द फील्ड कह सकते हैं,
लेकिन फार्म के साथ हम लोग ऑन का ही यूज करेंगे। तो यहां पर जल्दीबाजी मत कीजिएगा, काफी सारी प्रेपोजिशन जो फिक्स होती हैं एग्जाम में आपसे वही ज्यादा पूछी जाती हैं। फार्म के साथ हम ऑन का यूज करेंगे। माई फ्रेंड इज ऑन द फार्म। नेक्स्ट है आई एम द वे, मैं रास्ते में हूं। देखिए क्या इस्तेमाल होगा, देखिए हम लोग यहां पर ऑन द वे भी कर सकते हैं और इन द वे भी कर सकते हैं, दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप ये कहते हैं आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं, इट मींस आप रास्ते में चल रहे हो, आपकी यात्रा जारी है, तो उस अर्थ में आप क्या बोलेंगे, ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब आप रास्ते में चल रहे हो, ऑन द वे है। लेकिन आप रास्ते में चल नहीं रहे हो, आपकी यात्रा में बाधा आ गई है, मान लीजिए कि फाटक बंद हो गया है, रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक बंद हो गया है, अब आप चल रहे हो या आपकी यात्रा रुक गई है। जी हाँ, अब आप रास्ते में अटक गए हो, आप रुक गए हो, तो उस अर्थ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, इन द वे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन द वे और इन द वे दोनों ही होते हैं। ऑन द वे आपकी यात्रा जारी है और इन द वे आप रुक गए हो। सेंटेंस में जो भी आवश्यकता हो सेंटेंस पढ़ने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, बस अर्थ में थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट है आई लिव बरकत नगर, मैं बरकत नगर में रहता हूं। देखिए किसी भी क्षेत्र की अगर बात की जाती है तो वहां हम लोग इन का ही यूज करते हैं। आई लिव इन जयपुर बोलो, आई लिव इन महेश नगर बोलो, आई लिव इन बरकत नगर बोलो, आप कुछ भी बोलोगे, किसी क्षेत्र के अंदर की बात करेंगे तो इनका ही यूज करेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस पढ़िएगा नीचे, शी लिव्स 420 क्वींस रोड, वो क्वींस रोड पर 420 नंबर में रहती है। देखिए किसी भी कॉलोनी का नाम हो, रोड का नाम हो, गली का नाम हो, उस नाम के साथ अगर कोई संख्या आ जाती है, कोई नंबर का अगर प्रयोग होता है तो उस नंबर से पहले हम लोग फिर एट का ही यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, एट का ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि संख्या हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से कोई संख्या अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो संख्या के साथ एट का ही यूज होता है। शी लिव्स एट 420 क्वींस रोड। नीचे लिखा हुआ है when we use a number, जब हम एक नंबर का प्रयोग करते हैं बिफोर द नेम ऑफ अ स्ट्रीट, एक गली के नाम से पहले, रोड कोई सड़क का नाम भी हो सकता है, एंड कॉलोनी या फिर कॉलोनी का नाम भी हो सकता है, अगर नंबर आता है तो वी यूज एट, उस केस में हम लोग एट का ही यूज करेंगे, अदरवाइज इन, और अगर नंबर नहीं है तो हम लोग इन का ही यूज करेंगे। इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। ठीक, तो एट, इन और ऑन का इस्तेमाल करते समय सेंटेंस को आराम से पढ़िएगा और बड़ी सावधानी के साथ आप इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। दो सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है यू कैन स्मेल द पेंट, तुम्हें पेंट की स्मेल आ सकती है, पेंट की गंध तुम्हें आ सकती है। द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में, तुम्हें इस बिल्डिंग में पेंट की गंध जो है वो आ सकती है, स्मेल आ सकती है। बताइए क्या इस्तेमाल करें, इन का इस्तेमाल हो सकता है क्या, ऑन का इस्तेमाल हो सकता है क्या, या एट का इस्तेमाल हो सकता है क्या। देखिए अगर मैं इन द बिल्डिंग करूंगा तो इन का प्रयोग तो बिल्डिंग के अंदर की अगर बात करनी है, बाउंड्री के अंदर की बात करनी है तो हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। कोई बिल्डिंग में छुपा हुआ है तो उस अर्थ में तो हम लोग कह सकते हैं इन द बिल्डिंग है। कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है छत पे तो हम लोग ऑन द बिल्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्मेल जो है ये बिल्डिंग के केवल अंदर ही आएगी, उसके बाहर नहीं आएगी क्या। जैसे आप बिल्डिंग के पास जाएंगे स्मेल तो वहां भी आएगी, इसलिए हम यहां पर अब इनका प्रयोग नहीं कर सकते, ऑन का प्रयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि स्मेल जो है वो आसपास भी आएगी। आप अगर एट का प्रयोग करोगे, एट तो आसपास को शो करता है, इसका मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगी क्या। यहां पर अब इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए जब हम लोग किसी भी क्षेत्र के हर हिस्से की बात करते हैं, यानी कि एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के किसी भी क्षेत्र के या किसी भी एरिया के हर हिस्से की जब हम बात करते हैं, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, प्रत्येक हिस्से की जब हम बात करते हैं तो फिर हम लोग इन, ऑन और एट से काम नहीं चलाते। उस अर्थ में हम लोग थ्रू आउट का यूज करते हैं या फिर ऑल ओवर का इस्तेमाल करते हैं। हर हिस्से की बात करनी है, प्रत्येक हिस्से की अगर बात करनी है किसी क्षेत्र की तो थ्रू आउट या ऑल ओवर का इस्तेमाल होता है। जैसे कई बार आप लोग बोलते हैं मैंने पूरी दुनिया घूमी है, दुनिया का एक एक कोना मैंने देख लिया है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जाता है या फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड कहा जाता है। हर हिस्से की, प्रत्येक क्षेत्र की अगर बात करनी है उस केस में हम लोग थ्रू आउट या ऑल ओवर का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर हम लोग थ्रू आउट का ही प्रयोग करेंगे या फिर ऑल ओवर का प्रयोग करेंगे। यू कैन स्मेल द पेंट थ्रू आउट द बिल्डिंग या फिर ऑल ओवर द बिल्डिंग होगा। नेक्स्ट है दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स, वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, बाहर भेजना।
दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स, वो अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं, टू मार्केट, मार्केट में, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मार्केट में वो भेजते हैं। देखिए अब इन द वर्ल्ड होगा या थ्रू आउट द वर्ल्ड होगा, जी हाँ, प्रत्येक कोने में, हर हिस्से में वो भेजते हैं। वो अर्थ देने के लिए आप या तो क्या कीजिएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्रत्येक हिस्से की बात करने के लिए हम लोग ऑल ओवर या थ्रू आउट का ही इस्तेमाल करते हैं। वहां पर फिर इन, ऑन और एट से काम नहीं चल सकता। नीचे लिखा हुआ है आपके लिए, व्हेन वी वांट टू से, जब हम कहना चाहते हैं दैट की समथिंग इज फाउंड और डन, कि कोई चीज पाई जाती है या फिर कुछ किया जाता है, इन एवरी पार्ट ऑफ ए कंट्री, किसी देश के प्रत्येक हिस्से में, एरिया किसी क्षेत्र के हिस्से में, या बिल्डिंग किसी बिल्डिंग के प्रत्येक हिस्से में, वी यूज ऑल ओवर और थ्रू आउट, तो उस केस में हम लोग ऑल ओवर या फिर थ्रू आउट का यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एट, इन और ऑन, अब हम बात करते हैं इनकी टाइम के संदर्भ में। इससे पहले हमने बात की थी प्लेस के संदर्भ में, स्थान को लेकर के, अब हम बात करते हैं टाइम को लेकर के। तीनों ही जो है वो टाइम को भी दर्शा सकते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए एट जो है ये बात करेगा पॉइंट ऑफ टाइम की, एट जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, यानी एक फिक्स टाइम की बात करेगा। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हो, जैसे 4 बजे एट 4 o'clock, 3:30 बजे एट 3:30, 5 बजे एट 5 o'clock, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, आपने फिक्स टाइम दिया है, पॉइंट अगर दिया है तो वहां पर हम लोग एट का यूज करेंगे। इन जो है ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, यानी कि ये अवधि की बात करेगा। जैसे 1 घंटे में तो इन एन आवर, 2 दिन में इन 2 days, 1 महीने में इन अ मंथ। अगर आप अवधि बताते हो, पीरियड बताते हो, तो वो काम इन करेगा। 1 साल में इन अ ईयर हम लोग कह देते हैं। ऑन जो है ये डेज और डेट की बात करेगा। किसी भी दिन की अगर बात करते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे हम लोग कहते हैं। या फिर डेट, तारीख की अगर बात करते हैं, ऑन 26 नवंबर, ऑन 13th of मार्च, तो इस तरह से डेट की बात करने के लिए हम लोग ऑन का यूज करेंगे। डेज और डेट हमारे ऑन से दर्शाए जाएंगे। अवधि, पीरियड की बात करनी है तो हम लोग इन में जाएंगे, और पॉइंट की बात करनी है तो हम लोग एट में जाएंगे। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई मेट हर 7 in the evening। देखिए शाम को 7 बजे मैं उससे मिला था। देखिए 7 पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, आपने फिक्स टाइम की बात की, तो क्या इस्तेमाल होगा यहां पर, जी हां, एट का ही यूज होगा, एट 7 in the evening। नेक्स्ट है, आई मेट हर 26 नवंबर, मैं उसको 26 नवंबर को मिला था। देखिए 26 नवंबर क्या है आपके लिए, जी हां, डेट है, और डेट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जी हां, ऑन का ही यूज करते हैं। देखिए इंग्लिश में सही डेट लिखने का तरीका ये होता है, नवंबर 26, आप इस तरह से लिखिएगा, ये आपका सही तरीका है। ये एक इनफॉर्मल तरीका है जो सही नहीं माना जाता। डेट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का ही यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मेट हर संडे, मैं उससे संडे को मिला था। देखिए संडे, जी हां, डेज है, तो डेज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन का ही यूज करते हैं। आई मेट हर ऑन संडे। नेक्स्ट है, आई मेट हर द मॉर्निंग, मैं उसको सुबह के समय में मिला था या सुबह के टाइम मिला था। देखिए मॉर्निंग जो है ये क्या है, देखिए मॉर्निंग तो रात को 12:01 से ही शुरू हो जाती है, और दिन में 12 बजे तक हमारा जो है टाइम मॉर्निंग ही रहता है। तो ये पूरी समयावधि जो है, ये पूरा पीरियड जो है हमारा मॉर्निंग ही कहलाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इनका ही यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग कहते हैं, क्योंकि एक समयावधि है, वो पीरियड है, उस पीरियड को दर्शाने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस है आपके सामने, आई मेट हर संडे मॉर्निंग, मैं उसको संडे की मॉर्निंग में मिला था। देखिए अगर सिर्फ मॉर्निंग होता तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर देते, जी हां, इन द मॉर्निंग। सिर्फ संडे होता तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते, जी हां, ऑन संडे, क्योंकि डेज और डेट के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और पीरियड के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का टाइम हो, पीरियड कहलाता है, वो इन में जाएगा। मॉर्निंग होता तो हम इन में जाते, संडे होता तो हम लोग ऑन में जाते। लेकिन यहां पर संडे और मॉर्निंग दोनों ही एक साथ हैं। अब आप प्रेपोजिशन जो है वो संडे के हिसाब से लगाओगे या मॉर्निंग के हिसाब से लगाओगे। अगर केवल संडे होता तो ऑन संडे हो जाता, केवल मॉर्निंग होता तो इन द मॉर्निंग होता, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे, दोनों प्रेपोजिशन एक साथ इस्तेमाल हो नहीं सकती, प्रेपोजिशन केवल एक ही इस्तेमाल होगी। देखिए सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, आई मेट हर संडे मॉर्निंग, मैं उसको संडे की मॉर्निंग में मिला था या संडे मॉर्निंग में मिला था। देखिए संडे मॉर्निंग लिखो या फिर द मॉर्निंग ऑफ संडे लिखो,
एक ही बात है। आप इसको द मॉर्निंग ऑफ संडे भी लिख सकते थे तो भी एक ही बात होती। अब यहां पर मॉर्निंग की बात हो रही है, फोकस हमारा मॉर्निंग पे है या संडे वाली मॉर्निंग पे है? जी हाँ, यहां पर अब फोकस हमारा क्या है? संडे पर है। संडे वाली मॉर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा फोकस संडे पर है, स्पेशल संडे वाली मॉर्निंग की ही बात कर रहे हैं, तो उस डे पर हमारा फोकस है, इसलिए इस डे के हिसाब से क्या आएगा? जी हाँ, ऑन संडे मॉर्निंग ही होगा। इसको संडे मॉर्निंग ना लिख करके अगर आप द मॉर्निंग ऑफ संडे लिखते तो भी हम लोग ऑन का ही यूज करते, दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पर फोकस संडे पर ही है। स्पेशल हम संडे वाली मॉर्निंग की ही बात कर रहे हैं, इसलिए ऑन संडे मॉर्निंग होगा। सेकेंड सेंटेंस है आई मेट हर, मैं उससे मिला था द मॉर्निंग ऑफ 26 नवंबर, 26 नवंबर की मॉर्निंग में मैं उससे मिला था। देखिए अब आप प्रेपोजिशन जब लगाओगे तो मॉर्निंग के हिसाब से लगाओगे या 26 नवंबर के हिसाब से लगाओगे? जी हाँ, जिस तरह से हमने ऊपर संडे के हिसाब से लगाई थी, यहां भी क्या है? स्पेशल डे वाली मॉर्निंग की बात हो रही है, तो यहां भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 नवंबर। देखिए स्टूडेंट्स इसमें काफी बार गलती कर देते हैं, उन्हें द मॉर्निंग पहले दिखता है तो इन द मॉर्निंग लगा देते हैं। देखिए यहां बात मॉर्निंग की नहीं हो रही, संडे वाली मॉर्निंग की हो रही थी। देखिए बात यहां मॉर्निंग की नहीं हो रही, 26 नवंबर वाली मॉर्निंग की बात हो रही है, स्पेशल डे वाली मॉर्निंग की बात हो रही है, तो ऑन का ही यूज करेंगे। जिस तरह से ऊपर वाले सेंटेंस में पर्टिकुलर डे यानी संडे वाली मॉर्निंग की बात हो रही थी इसलिए हमने ऑन का यूज किया था, इसी तरह यहां भी पर्टिकुलर डेट वाली मॉर्निंग की बात हो रही है तो डेट के हिसाब से ऑन का ही यूज होगा। नेक्स्ट है वी डिड नॉट अराइव टाइम, हम लोग समय पर नहीं पहुंचे। देखिए ऑन टाइम भी हो सकता है यहां पर और इन टाइम भी हो सकता है, दोनों अपनी अपनी जगह सही होंगे, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। देखिए समय रहते हुए पहुंच जाना वो तो हमारा क्या कहलाता है? इन टाइम कहलाता है, और ऑन टाइम होना यानी कि निर्धारित समय पर आना दैट इज ऑन टाइम कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का समय जो है वो 4 बजे का है इवनिंग में, तो आप लोग 4 बजे ही पहुंचेंगे, क्लास शुरू होने से पहले क्लास में मौजूद रहेंगे। जी हाँ, टीचर के पहुंचने से पहले ही आप लोग क्लास में रहेंगे, यानी अगर आपका 4 बजे का क्लास शुरू होने का टाइम है तो आप 3:45 बजे आ जाएंगे, 4 बजने में 5-10 मिनट पहले भी आएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इन टाइम, समय रहते हुए समय से पहले इन टाइम होता है। लेकिन टीचर जो है वो क्लास में 4 बजे ही होगा, वो तो फिक्स टाइम पर आएगा, निर्धारित समय पर। वो मीनिंग देने के लिए हम लोग ऑन टाइम का यूज करते हैं। आप इसको कह सकते हो निर्धारित समय पर, वो हमारा ऑन टाइम कहलाता है। जिस तरीके से मान लीजिए 4 बजे ट्रेन के आने का टाइम है तो ट्रेन तो 4 बजे आएगी, 4 बजे से पहले आ जाएगी। जी हाँ, वो तो 4 बजे ही आएगी, उसका निर्धारित समय जो है उसी पर आएगी, तो ट्रेन जो है वो ऑन टाइम रहेगी। लेकिन पैसेंजर जो है, सवारियां जो हैं, वो 4 बजे ही आएंगे, 4 बजे से पहले से मौजूद रहेंगे। जी हाँ, वो अपने हिसाब से सहूलियत के लिए पहले ही आएंगे, तो वो इन टाइम पहुंचेंगे। सवारियों को, पैसेंजर्स को इन टाइम प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए और ट्रेन को ऑन टाइम प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। तो इन टाइम और ऑन टाइम दोनों ही सही हैं। सेंटेंस को पढ़ करके उसकी क्या डिमांड है उस हिसाब से आप भरिएगा, इस वक्त दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है शी मैरिड 18, शी मैरिड उसकी शादी हो गई थी 18 की उम्र में, 18 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। क्या इस्तेमाल करें? देखिए कहीं भी संख्या जब आती है तो हम लोग एट का यूज करते हैं, उम्र के लिए हम लोग एट का ही यूज करते हैं। इससे पहले भी हमने बात की थी, संख्या अगर आ जाती है तो हम लोग एट का यूज करते हैं, और वो संख्या अगर उम्र को बताती है तो भी हम एट का यूज करेंगे, या किसी मकान का नंबर बताती है तो भी हम लोग एट का ही यूज करेंगे। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता, अगर हम इसको इस तरह से लिख देता एज ऑफ 18, तो उस केस में भी हम लोग एट का ही यूज करते हैं, क्योंकि मीनिंग दोनों का यही है, दोनों ही उम्र की बात कर रहे हैं, तो उम्र बताने के लिए हम लोग एट का ही यूज करते हैं। शी मैरिड एट 18। नेक्स्ट है शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई व्हेन शी वाज हर टीनेज, जब वो अपने टीनेज में थी। देखिए टीनेज की जो उम्र होती है 12 के बाद में, 12 को हम लोग 12 कहते हैं, उसके बाद में 13 जिसको कि हम लोग क्या कह देते हैं? जी हाँ 13 कहते हैं, और 13 से लेकर के 19 साल तक की जो एज है इसको हम लोग 19 कह देते हैं। तो 13 से 19 साल तक की जो एज है इसमें टीन बीच में आता है, 13 से 19 साल तक की जो एज है इसमें टीन आता है, लास्ट में टीन का यूज होता है, तो ये टीनेज कहलाती है। 13 से 19 साल तक की जो अवधि जो है ये हमारी टीनेज कहलाती है। तो अब इस टीनेज के लिए क्या इस्तेमाल करें? जी हाँ, ये एक अवधि हो गई, एक पीरियड हो गया, 13 से 19 साल तक की जो अवधि है ये पीरियड कहलाएगी, और इस पीरियड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ इन का इस्तेमाल करेंगे। शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई थी व्हेन शी वाज इन अ टीनेज, जब वो अपने टीनेज में थी।
अगर फिक्स उम्र की बात करते तो हम लोग एट का यूज करते, एट 16, एट 18, एट 19। लेकिन अब हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर उम्र की बात ना करके उस अवधि की बात कर रहे हैं, उसकी टीनेज की उम्र में, यानी 13 से 19 साल के बीच में, तो उस अवधि के लिए, उस पीरियड के लिए हम लोग इनका ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही विल बी हियर क्रिसमस डे, वो क्रिसमस वाले दिन यहां पर होगा। इससे नीचे वाला सेंटेंस है ही विल बी हियर क्रिसमस, वो क्रिसमस पे आएगा या क्रिसमस पे यहां पर होगा। देखिए क्या इस्तेमाल करें, ऊपर क्रिसमस डे है, नीचे क्रिसमस है। देखिए इसको हम दिवाली से समझते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है, उसी तरीके से क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस डे होता है। देखिए दिवाली से पहले आप एट दिवाली करोगे या ऑन दिवाली करोगे? अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए एट दिवाली या ऑन दिवाली, देखिए दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर दिवाली वाले दिन की बात करते हो, दिवाली वाले केवल दिन की बात करते हो, उसी पर्टिकुलर डे की बात करते हो, तो विशेष दिन को दर्शाने के लिए हम लोग ऑन का यूज करते थे, तो उस केस में तो हम लोग ऑन दिवाली कहेंगे। लेकिन आप पर्टिकुलर दिवाली वाले दिन की बात ना करके दिवाली के आसपास के समय की बात करते हो तो वो एट दिवाली कहलाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि दिवाली पर लोग अपने घरों में पेंट करवाते हैं, तो दिवाली वाले दिन ही करवाते हैं या दिवाली के आसपास करवाते हैं? जी हाँ, दिवाली के आसपास का जो टाइम है वो एट दिवाली कहलाता है। यही चीज हमारी क्रिसमस पे भी लागू होती है। ही विल बी हियर, वो यहां पर होगा क्रिसमस डे, क्रिसमस वाले दिन। देखिए क्रिसमस डे, क्रिसमस वाले दिन, यानी अब तो पर्टिकुलर 25 दिसंबर की बात हो रही है, स्पेशल क्रिसमस वाले दिन की ही बात हो रही है, तो यहां तो क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, ऑन का ही यूज होगा कि वो क्रिसमस वाले दिन यहां पर आएगा। नीचे वाला सेंटेंस है ही विल बी हियर क्रिसमस, वो क्रिसमस पर यहां होगा। देखिए अब यहां पर ये स्पेशल नहीं कहा गया है कि क्रिसमस वाले दिन ही होगा, इट मीन्स अब आप चाहे तो यहां पर एट का यूज भी कर सकते हैं, यानी क्रिसमस के आसपास वो आएगा। अर्थ में अंतर थोड़ा सा आ जाता है, तो ऑन और एट इस तरीके से हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। व्हाट आर यू डूइंग योर बर्थडे, तुम तुम्हारे बर्थडे वाले दिन क्या कर रहे हो? अब हर किसी व्यक्ति का जन्मदिन जो है वो एक फिक्स डे पर ही होता है, तो पर्टिकुलर डे की बात हो रही है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ऑन का ही यूज होगा। व्हाट आर यू डूइंग ऑन योर बर्थडे, पर्टिकुलर डे की बात होती है, हम ऑन का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज नवंबर, मेरा बर्थडे जो है वो नवंबर में होता है। देखिए महीनों के अगर नाम की बात करें, मंथ्स की अगर बात करें, या फिर ईयर, सन की अगर बात करते हैं, तो इनके साथ भी हम लोग इनका ही यूज करते हैं। तो माई बर्थडे इज इन नवंबर, मेरा बर्थडे जो है वो नवंबर में होगा। अब 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक की जो समयावधि है वो पीरियड कहलाएगी, और पीरियड के लिए हम लोग इनका यूज करेंगे। उसी तरह साल जो है, मान लीजिए 2020, अभी पूरे 365 दिन की अवधि जो है वो पीरियड कहलाएगी, इसलिए हम लोग इसके लिए भी इनका यूज करेंगे। तो मंथ्स और ईयर जो है हमारे इनमें ही जाते हैं। नेक्स्ट है आई विजिट माई विलेज, मैं अपने गांव को विजिट करता हूं, अपने गांव जाता हूं 3 टाइम्स, 3 बार, अ ईयर, एक साल में, मैं एक साल में 3 बार अपने गांव जाता हूं। देखिए सेंटेंस पढ़ते ही हम लोग यहां पर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है कि एक साल में 3 बार, एक साल में आ गया तो आप लोग इन लगा देते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर इन लगाएंगे तो सेंटेंस गलत होगा, यहां पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए 3 टाइम्स अ ईयर, एक साल में 3 बार मैं जाता हूं। देखिए 3 बार यहां पर बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। कभी भी जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, बारंबारता की अगर बात करेंगे, तो वहां किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। आप जल्दीबाजी में इन लगा देते हैं, जो कि गलत है। मैं कहूं कि दिन में एक बार, तो वंस अ डे होगा, ना कि वंस इन अ डे। बारंबारता के लिए हम लोग इन या फिर किसी दूसरी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे बोलेंगे। दिन में 10 बार, 10 टाइम्स अ डे बोलेंगे। हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। महीने में 1 बार, वंस अ मंथ। महीने में 3 बार, 3 टाइम्स अ मंथ। वीक में 4 बार, 4 टाइम्स अ वीक बोलेंगे। हम कभी भी किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे अगर हम बारंबारता की बात करते हैं तो। नीचे लिखा हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इट मीन्स बारंबारता की जब बात करते हैं, वी डू नॉट यूज इन, तो हम इनका प्रयोग नहीं करते, और एनी अदर प्रेपोजिशन या फिर किसी दूसरी प्रेपोजिशन का भी प्रयोग नहीं करते। फ्रीक्वेंसी की बात करते समय किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।